नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और MS एक्सेल के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। पिछली क्लास में मैंने आपको जो टैब बताए थे वो बताया था आपको। इससे पहले जो बताया था फार्मूला टैब बताया था, फार्मूला टैब में कौन कौन से फार्मूलाज आते हैं। रिव्यू टैब बताया था, डेटा टैब के बारे में आपको जानकारी दी थी। अब हम डिस्कस करते हैं व्यू टैब के बारे में। हम डिस्कस करेंगे कि व्यू टैब में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था रिव्यू टैब तक, और अब हम स्टार्ट करते हैं व्यू टैब। देखिए, व्यू का मीन्स क्या होता है मैंने आपको बताया था। जैसे वर्ड में क्या होता है, आपके पास में कई सारे व्यूज़ होते हैं। MS वर्ड में क्या व्यूज़ होते हैं आपके पास में? एक होता है आपका प्रिंट लेआउट व्यू होता है, मतलब अलग अलग नज़रिए से आपके डॉक्यूमेंट को देखना। वेब लेआउट व्यू होता है। ये व्यूज़ का आपको पता होना चाहिए कौन कौन से व्यूज़ होते हैं। वेब लेआउट व्यू होता है, प्रिंट लेआउट व्यू होता है, उसके बाद में फुल स्क्रीन व्यू होता है, ठीक है। रीड मोड भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा आउटलाइन व्यू होता है, और एक कौन सा होता है आउटलाइन के अलावा फिर आपका होता है ड्राफ्ट व्यू, ठीक है। ये तो ये 5 व्यू जो है, नॉर्मल होता है, नॉर्मल, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, फुल स्क्रीन, आउटलाइन और ड्राफ्ट। ये व्यूज़ किस में आते हैं? ये आपके MS वर्ड में आते हैं। और आपको ये भी बताया था कि कौन कौन से व्यू में आपको पेज कलर दिखेगा, कौन से में पिक्चर दिखेगी, कौन से में हेडर फुटर आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो जैसे ये MS वर्ड में व्यूज़ हैं, ऐसे ही क्या होता है हमारे MS एक्सेल में भी व्यूज़ होते हैं। तो उन व्यूज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बुक व्यूज़, वहाँ पे क्या था, उनको डॉक्यूमेंट व्यूज़ बोलते थे। तो यहाँ पे क्या है अपना, एक ये व्यूज़ है नॉर्मल, पेज लेआउट व्यूज़ है, उसके अलावा पेज ब्रेक प्रीव्यू, उसके बाद में कस्टम व्यू, और एक क्या है फुल रीडिंग। तो यहाँ पे आपने कहने 1 2 3 4 5, ठीक है। ये तो नॉर्मल व्यू जो होता है उसमें क्या होता है, डिफ़ॉल्ट लेआउट होता है। नॉर्मल व्यू का मतलब क्या होता है, ये डिफ़ॉल्ट लेआउट होता है। और नॉर्मल व्यू में आपको नॉर्मली जो आपकी एक्सेल सीट जो होती है, आपकी बुक जो होती है, वो आपको दिखाई देगी। बुक हम किससे बोल रहे हैं? जैसे MS वर्ड में जिसको डॉक्यूमेंट बोलते थे, ऐसे ही एक्सेल में हम क्या बोलते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को बुक बोलते हैं इसको। तो नॉर्मल व्यू में आपको सिंपल तरीके से आपका जो बुक है वो आपको दिखाई देगी। जैसे आप काम कर रहे हो उस तरीके से आपको दिखाई देगी। पेज लेआउट का मीन्स होता है, इस व्यू का उपयोग प्रिंटिंग के दौरान पेज की बिगनिंग और एंडिंग पॉइंट देखने के लिए किया जाता है। जब आप पेज को प्रिंट करोगे, अपनी बुक की सीट जो है उसको प्रिंट करोगे, तो आपको देखना है कि कहाँ से स्टार्टिंग है और कहाँ पे एंड हो रही है। कभी कभी क्या होता है, प्रिंटिंग जब देते हैं तो बाहर निकल जाता है डेटा, तो आपको देखना है कि स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है और एंडिंग कहाँ से हो रही है। और प्रिंट करेंगे तो हमारे डॉक्यूमेंट की स्टार्टिंग एंडिंग हम सेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, प्रिंट पेज लेआउट ये होता है आपका, ठीक है। प्रिंटिंग के दौरान पेज की बिगनिंग और एंडिंग पॉइंट देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसमें हेडर और फुटर भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें प्रिंट लेआउट में, इसमें पेज लेआउट जो होता है, इसमें क्या कर सकते हैं हम, हेडर फुटर भी लगा सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट एक पेज पर 9 कॉलम और 47 रोज प्रिंट होती हैं। तो एक जो आपका पेज होता है, मतलब उस पर क्या होता है, 9 तो क्या होंगे आपके कॉलम होंगे, और 47 क्या होंगी, रो होती हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इतना आपका प्रिंट होता है, 9 कॉलम और 47 रोज प्रिंट होती हैं, ठीक है। एक जो आपका पेज होगा, एक्सेल सीट जो होती है उसका पेज जो है आपका, उस पर आपकी प्रिंटिंग जब होगी तो बाय डिफ़ॉल्ट कितना आता है, 9 कॉलम, ठीक है, और 47 रोज जो होती हैं वो क्या होती हैं, प्रिंट होती हैं। तो ध्यान रखें, 9 कॉलम और 47 रोज बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट होती हैं एक पेज पे। और पेज की जो प्रिंट करते समय बिगनिंग और एंडिंग देखनी है, कहाँ से स्टार्ट है कहाँ से एंड है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पेज लेआउट यूज़ करते हैं। पेज ब्रेक प्रीव्यू, इसका मीन्स होता है कि इससे पूरी सीट लेटर पेज के अनुसार डॉटेड लाइन में विभाजित हो जाती है। लेटर पेज का मतलब क्या है कि एक पेज जो जैसे लेटर साइज में इस तरीके से डिवाइड हो जाएगी, पूरी सीट जो है वो ऐसे डॉटेड लाइन में ही आ जाएगी। पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4, ऐसे पेज 1 2 3 4 इस तरीके से। तो डॉटेड लाइन में आपको पता लग जाता है कि हमारा एक पेज पे कितना आ रहा है, दूसरे पे कितना जा रहा है, तीसरे पे कितना जा रहा है। तो पूरी सीट जो होती है वो किस में चेंज हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, इस तरीके से डॉटेड लाइन में विभाजित हो जाती है। आपने देखा होगा पेज ब्रेक प्रीव्यू में क्या होता है, कहाँ कहाँ पे आपका पेज अलग अलग हो रहा है। जैसे पेज 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, अलग अलग आपको डॉटेड लाइन से दिखने लग जाएंगे। पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4, ऐसे मतलब ये आ जाते हैं।
या नोट दिया है कि एमएस एक्सेल की स्टेटस बार पर उपरोक्त तीनों लेआउट दिखाई देते हैं। कौन कौन से दिखाई देते हैं, कहाँ पे, स्टेटस बार पे। स्टेटस बार पे मैंने आपको बताया था कि व्यू बटन्स होते हैं, व्यू बटन्स होते हैं, ठीक है। स्टेटस बार पे क्या होते हैं, व्यू बटन्स। तो वहाँ पे क्या होता था अपना प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट और क्या होता है फुल स्क्रीन। यहाँ पे ये 3 बटन होते हैं। कौन कौन से अपने, एक तो नॉर्मल होता है, पेज लेआउट होता है और पेज ब्रेक। ये तीनों जो व्यूज़ हैं ये कहाँ पे होते हैं, स्टेटस बार पे दिखाई देते हैं। बाकी का कस्टम व्यूज़ और फुल स्क्रीन व्यूज़ ये क्या है, आपको स्टेटस बार पे दिखाई नहीं देते हैं। अब ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि निम्न में से कौन सा व्यू बटन स्टेटस बार पर दिखाई नहीं देता है, ठीक है, या कौन सा दिखाई देता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ऊपर वाले जो नॉर्मल है उसके अलावा क्या है, पेज लेआउट है और क्या है, पेज ब्रेक प्रीव्यू जो है, ये तीनों के तीनों हमें क्या है, दिखाई देते हैं, ठीक है ना। ये तो ये ध्यान रखना है हमें कि ये तीनों के तीनों जो हमारे व्यूज़ हैं वो हमें कहाँ पे दिखाई देते हैं, ये स्टेटस बार पे दिखाई देते हैं। कौन कौन से आपके, नॉर्मल व्यू, पेज लेआउट व्यू और पेज ब्रेक जो व्यू है अपना, ये तीनों के तीनों व्यू हमें कहाँ पे दिखाई देते हैं, स्टेटस बार पे दिखाई देते हैं, ठीक है ना। ये अब इसके बाद में फिर हमारा क्या आता है, कस्टम व्यू आता है, ठीक है। इसके बाद में फिर क्या आता है, कस्टम व्यू। कस्टम जो वर्ड होता है इसका मीनिंग होता है कि कस्टमाइजेशन, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी चेंज कर सकते हो। कस्टमाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, अपने अकॉर्डिंग कुछ भी चेंज कर सकते हो आप। तो एक्सेल में सीट के सेलेक्टेड एरिया को कस्टम में ऐड कर दिया जाता है और उसका व्यू देखने के लिए प्रिंट किया जाता है। कस्टम में ऐड करने का मतलब होता है कि सेलेक्टेड, जैसे एक्सेल ये है आपकी, आपने कह दिया कि मुझे ये एरिया एक बना दिया कस्टम व्यू, ठीक है, ये बना दिया, ये एरिया देखना है, तो उसको कस्टमाइज़ कर दिया कि ये इतना जो सेलेक्टेड एरिया है इसका एक नाम रख दिया आपने और कस्टम में ऐड कर, उसका व्यू जब आपको देखना है उस सेलेक्टेड एरिया का, तो उसके लिए होता है फिर कस्टम व्यू होता है, ठीक है। कस्टम व्यू का मतलब होता है आपके सेलेक्टेड एरिया जो आपने सेलेक्ट कर रखा है उसको सेलेक्ट करके कस्टम में ऐड कर देते हैं और जब उसका व्यू देखना चाहते हैं तो पूरा जो सेलेक्टेड एरिया है उसका व्यू वो दिखा देता है, ठीक है। सेलेक्टेड एरिया को प्रिंट करते हैं, प्रिंट सेलेक्टेड एरिया ऐसा भी आता है। तो कस्टम का मतलब है कि एक फिक्स एरिया आपने सेलेक्ट कर लिया और उसका व्यू बना दिया, जब आपको देखना है तो जैसे ही उस पर क्लिक करोगे वो उतना एरिया सेलेक्टेड आपको दिखा देगा व्यू में। फुल स्क्रीन रीडिंग, इसका दूसरा नाम टॉगल व्यू भी होता है। वहाँ पे क्या कहते थे इसको, वहाँ रीड मोड कहा जाता था। एमएस वर्ड में क्या कहते थे, फुल स्क्रीन रीडिंग को रीड मोड कहा जाता था और यहाँ पे इसको एक्सेल में क्या कहते हैं, टॉगल व्यूज़ भी कहते हैं। तो अगर एग्जाम में आता है फुल स्क्रीन रीडिंग को क्या कहा जाता है, तो अगर वर्ड की पूछता है तो क्या कहते हैं, रीड मोड कहते हैं, और एक्सेल की पूछेगा तो क्या आएगा, टॉगल व्यू कहते हैं इसको। एक्सेल में क्या कहते हैं, टॉगल व्यू, और वर्ड में क्या कहते हैं उसको, एमएस वर्ड में बोलेंगे उसको रीड मोड कहेंगे। तो ये ध्यान रखें कि फुल स्क्रीन जो रीडिंग होती है उसको यहाँ पे क्या कहा जाता है, टॉगल व्यू भी कहा जाता है। टॉगल का मतलब 0 का 1, 1 का 0, या फिर एकदम फुल स्क्रीन फिर नॉर्मल हो गया, फुल फिर स्क्रीन हो गया। तो फुल स्क्रीन नॉर्मल, फुल स्क्रीन नॉर्मल, तो क्या हो जाएगा, टॉगल व्यू होता है ये, ठीक है। इसका उपयोग प्रूफ रीडिंग के लिए किया जाता है। तो जो फुल स्क्रीन व्यू होता है उसका उपयोग कहीं पे भी हम यूज़ करते हैं तो किसके लिए करते हैं, फुल स्क्रीन व्यू का प्रूफ रीडिंग के लिए। मतलब पूरा फुल स्क्रीन पे आता है, कोई किताब आप प्रिंट कर रहे हो, कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट कर रहे हो, उसकी स्पेलिंग वगैरह सब देखनी है आपको, तो छोटे में तो आप देखोगे नहीं, तो उसका पूरा फुल कर देते हैं, तब एक एक लाइन को चेक किया जाता है, प्रूफ रीडिंग की जाती है उसकी। प्रूफ रीडिंग का मतलब उसका देखा जाता है कहीं कोई गलती तो इसमें मिसटाइप्ड या स्पेलिंग में कहीं नहीं है। तो प्रूफ रीडिंग के लिए कौन सा व्यू यूज़ करते हैं, फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू यूज़ करते हैं, ठीक है। चाहे वो एक्सेल हो चाहे वो वर्ड हो, दोनों में ही क्या करते हैं, फुल स्क्रीन रीडिंग जो होती है उसका यूज़ किसके लिए किया जाता है, प्रूफ रीडिंग के लिए किया जाता है। तो यहाँ इसको टॉगल व्यू कहते हैं और वहाँ पे क्या कहते हैं, रीड मोड कहते हैं। तो ये ध्यान रखें कि आपके 3 मोड जो होते हैं, 3 व्यू जो होते हैं, कहाँ तक के, यहाँ तक के, वो आपको कहाँ पे दिखाई देते हैं, स्टेटस बार पे दिखाई देते हैं। नॉर्मल, पेज लेआउट और पेज ब्रेक, ठीक है। नॉर्मल, पेज ब्रेक, पेज लेआउट और क्या है, पेज ब्रेक, ठीक है। ये तीनों आपको कहाँ पे दिखाई देते हैं, स्टेटस बार पे दिखाई देते हैं। कस्टम व्यू, फुल स्क्रीन रीडिंग, ये दोनों आपको कहाँ पे दिखाई देंगे, स्टेटस बार पे दिखाई नहीं देंगे। तो देखिए एमएस एक्सेल की स्टेटस बार पर उपरोक्त तो तीनों लेआउट दिखाई देते हैं, ठीक है। स्टेटस बार पर उपरोक्त तीनों लेआउट दिखाई देते हैं। कस्टम व्यू जो होता है अपने अकॉर्डिंग आप किसी सेलेक्टेड एरिया का व्यू बनाना चाह रहे हो, ठीक है, उसके लिए होता है। सेलेक्ट कर दिया, कस्टम में ऐड कर दिया, वापस कभी उस पर क्लिक करोगे तो वो व्यू आपको दिख जाएगा।
ये फुल स्क्रीन वाला होता है। तो कौन कौन से, नॉर्मल, पेज लेआउट, पेज ब्रेक, कस्टम और क्या है, फुल स्क्रीन व्यू। नॉर्मल का मतलब नॉर्मल हो गया, पेज लेआउट का मतलब एंडिंग और प्रिंटिंग, एंडिंग और बिगनिंग देखनी है किसी पेज की कि कहाँ से स्टार्ट और कहाँ पे एंड हो रहा है पेज। और एक लेटर की तरह से आपको देखना है, लेटर पेज के अनुसार डॉटेड लाइन में पेज 1 पेज 2 इस तरीके से, तो वो क्या होता है आपका पेज ब्रेक होता है, पेज ब्रेक हो जाता है उसमें अलग अलग ये। तो ये 5 व्यू आपके इसमें आते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में फिर क्या है, जूमिंग का देखते हैं कि जूमिंग कितने परसेंटेज तक कर सकते हैं। तो एमएस एक्सेल में स्क्रीन को 10 से 400% तक जूम किया जा सकता है। एमएस वर्ड में कितना करते थे हम, 10 से लेके और 500% तक जूम करते थे, और 100% हमारा बाय डिफ़ॉल्ट होता था किसमें, वर्ड में, एमएस वर्ड में। और यहाँ पे कितना होता है, 10 से लेके 400% तक हम इसको जूम कर सकते हैं। ये छोटी छोटी जो बारीकियाँ हैं ये आपको ध्यान रखनी है कि 10 से लेके 400% तक हम जूम कर सकते हैं किसमें, एक्सेल में। और फॉन्ट साइज़ क्या होता है, 1 से लेके 409 ये होता है, और वहाँ पे 1 से लेके 1638 तक होता है। तो यहाँ 10 से लेके 400% तक एक्सेल के डॉक्यूमेंट को, एक्सेल की जो स्क्रीन है उसको जूम किया जा सकता है 400% तक, ठीक है। 500% तक वर्ड में किया जा सकता है। फ्रीज पेन्स, फ्रीज पेन्स का मतलब होता है कि आप अपनी क्या है, रो और कॉलम की हेडिंग को फ्रीज करने के लिए यूज़ किया जाता है। रो और कॉलम की हेडिंग को मतलब जैसे आपने कहा एस नेम, स्टूडेंट नेम, ठीक है, और एस एज ये लिया। अब आपके ये कॉलम और ये बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ से कोई दूसरा पेज चालू है, यहाँ से आपका कोई दूसरा पेज स्टार्ट है। अब क्या है, आप जैसे नीचे आओगे, इससे नीचे आते जाओगे तो ये हेडिंग जो है वो ऊपर चली जाती हैं, ठीक है। जब एक्सेल में आप काम करके नीचे आओगे इसमें तो ये ऊपर सेल्स जो है रोज़ वो ऊपर चली जाती हैं। आप चाहते हो कि सारी सेल्स ऊपर चले जाएं, बस ये जाम हो जाए, ठीक है, फ्रीज हो जाए, मतलब हम नीचे बढ़ाते जाएं ऊपर, पर ये सेल जो है वो हमें दिखाई दे हेडिंग वाली, ठीक है। बाकी की सेल जो हैं वो चलती जाएं ऊपर, बट ये सेल जो है वो हमें दिखाई देती रहे। तो इससे नीचे वाली सेल को सेलेक्ट करके और हम क्या करते हैं, फ्रीज पेन नाम के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं नीचे वाली सेल। तो उसमें आता है कि ऊपर वाली रो जो है वो आपको फ्रीज करनी है, ठीक है। एवब रोज जो है इससे उसको फ्रीज करना है। तो जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये वाली रो जो होती है वो फ्रीज हो जाती है। अब कितना भी स्क्रॉलिंग करो आप ऊपर नीचे, पर ये वाली रो तो हमेशा आपको दिखेगी ही दिखेगी, हेडिंग वाली रो आपको दिखती रहेगी, ठीक है। वो क्या होता है, फ्रीज पेन। अब देखिए इसको मैं आपको बता देता हूँ कैसे करते हैं इसको। देखिए जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या किया, इस जगह हेडिंग ली, ठीक है, यहाँ पे मैंने हेडिंग ली एस नेम ये कर दिया, और यहाँ पे लिया एज, ठीक है ये। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इसका साइज़ बढ़ा के कितना कर दिया, 48, ठीक है। ये एज वाले का कर दिया, ये हो गया। नाम यहाँ पे कुछ भी मैंने डाला, एज में कुछ डाला, ये नाम डाला, ये एज में कुछ डाला, ठीक है, ऐसे कुछ भी डाल दिया मैंने। अब क्या है, मैं चाह रहा हूँ जैसे मान लीजिए यहाँ पे गया, इस जगह कुछ नाम डाला, यहाँ पे नंबर डाला, इसके बाद में ये नाम डाला और यहाँ पे नंबर डाला, एंटर किया, इसमें नंबर डाला, ये हो गया, ठीक है। अब ऊपर मेरी हेडिंग चली गई यहाँ पे, ठीक है। हेडिंग कहाँ गई, ऊपर दिखाई नहीं दे रही। देखिए यहाँ पे हेडिंग आ रही थी इस जगह पे, वो ऊपर चली गई। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्रॉल करना पड़ेगा इसको, ये देखिए ऐसे ये ऊपर चले जाएगी, ऐसे जब बढ़ाते जाएंगे तो ऐसे चली जाएगी। तो हम चाहते हैं कि ये एस नेम वाली और ये नहीं जाए, तो यहाँ पे सेलेक्ट किया। इसको सेलेक्ट करने के बाद में फिर हमने क्या किया, व्यू में गए, और व्यू में जाके हमने क्या किया, फ्रीज पेन्स नाम से ये ऑप्शन आता है, तो फ्रीज टॉप रो ये कर दिया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में, अब ये यहाँ से देखिए इसको, ये आ रहा है, ठीक है। ये फ्रीज टॉप रो में क्या कर दिया हमने, ये ऊपर कितने भी ले जाओ इनको स्क्रॉल करो, पर ये एस नेम और ये जो हैं ये आपके चलते रहेंगे, ठीक है। ये देखिए इसको ऊपर जाता जाएगा, कितना भी लिखते जाओ और ये इस तरह से चलता जाएगा, ठीक है। ये अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको अनफ्रीज कर दिया। अनफ्रीज कर दिया तो देखो अब देखो इसको, अब अनफ्रीज कर दिया आपने तो ऊपर गया एस नेम और ये, एस नेम और ये कहाँ गए, ऊपर गए, ठीक है। इसको कहते हैं फ्रीजिंग अनफ्रीजिंग। तो फ्रीज करने के लिए क्या किया जाता है, कॉलम की हेडिंग को फ्रीज करने के लिए यूज़ किया जाता है किसका, फ्रीज पेन का। अब कॉलम व रो की हाइट और विड्थ क्या होती है, तो एक्सेल 2007, 10, 13, 16, 19
इनमें जो कॉलम की विड्थ होती है वो कितनी होती है 8.43, 8.43 कैरेक्टर इसकी इतनी अधिकतम क्या होती है विड्थ होती है। ठीक है, कॉलम की अधिकतम कितनी होती है 0 से लेके 255 तक होती है। 8.43, 8.43 क्या होता है 43, 8.43, 8.43 जो है इतने अक्षर आप इसमें विड्थ के रूप में कॉलम में आ सकते हैं, कॉलम विड्थ है ये। और बाय डिफ़ॉल्ट रो हाइट जो होती है वो कितनी होती है 15 पॉइंट्स होती है, 15 पॉइंट की हाइट होती है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप से कितनी होती है 15 पॉइंट की होती है हाइट। ठीक है, ये तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कॉलम की बाय डिफ़ॉल्ट विड्थ कितनी होती है 8.43 और रो की बाय डिफ़ॉल्ट रो हाइट कितनी होती है 15 पॉइंट होती है। और अधिकतम कितना ले सकते हैं हम, अधिकतम जो है वो कितना ले सकते हैं 409 पॉइंट ले सकते हैं। ठीक है, वही जो अपना 1 से लेके 409 पॉइंट जो है वो चलता है। ठीक है, ये इसके बाद में एक्सेल 97, 2000 और 2003 में इनमें रो की हाइट और कॉलम विड्थ कितनी होती है। तो देखो इसमें भी कितनी होती है 8.43 होती है और वहाँ भी 8.43 थी, बट यहाँ पे क्या है ये वहाँ पे 15 थी, 7, 10, 13, 16, 19 में, और यहाँ पे कितनी है ये है 12.75, 12.75 है ये। ठीक है, ये इतना पॉइंट होती है मतलब 17 पिक्सल्स के बराबर, और वो होता है 64 पिक्सल्स के बराबर। अधिकतम वही है 0 से लेके कितना है, अधिकतम 0 से लेके 255 कैरेक्टर हो सकती है। ये 0.08 कैरेक्टर जो होता है वो एक पिक्सल के बराबर होता है, मतलब एक डॉट के बराबर होता है। तो इतना भले आप नहीं सोचें, पर मैंने फिर भी बता दिया है कि 0.08 कैरेक्टर जो होता है वो एक पिक्सल के बराबर होता है। ठीक है, तो वही 8.43 इसमें भी क्या है कॉलम की विड्थ है, बस रो हाइट जो है उसमें अंतर है, वहाँ पे 15 होता था और यहाँ पे कितना है 12 है, मतलब कॉलम विड्थ जो होगी वो होगी 8.43 कैरेक्टर। ठीक है, और रो की हाइट कितनी होगी 15 पॉइंट होगी, रो की हाइट होगी 15 पॉइंट, ये किसकी रो की, और कॉलम की कितनी होती है 8.43 कैरेक्टर होता है। यहाँ पे कितनी होती है 12 होती है। 15 किस में होगी 2007 में, 2010 में, इनमें कितनी होगी 15 होगी। ये 2010 में, 2007 में, 13 में, 16 में, 19 में, इनमें जो रो की हाइट होगी वो कितनी होगी, रो की हाइट ये होगी। ठीक है, ये और इसके अलावा ये ध्यान रखें, देखिए 2007, 2010, 2013, 2016, ठीक है, और 2019, इनमें क्या होता है रो हाइट ये, और क्या है कॉलम विड्थ। कॉलम विड्थ इसमें कितनी होती है 8.43 कैरेक्टर ये होती है, और ये कितनी होती है 15 पॉइंट होती है। ठीक है, अब 97, 2000 और 2003 इनमें होती है रो की हाइट होती है 12 पॉइंट ये होती है, और कॉलम विड्थ जो होती है वो 8.43 कैरेक्टर होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको कि रो की जो हाइट है वो कितनी होती है 15 पॉइंट होती है, किसमें 2007 में, 2010 में, 2013 में, 2016 में, 2019 में, और 97 में, 2000 में और 2003 में कितना होता है 12 पॉइंट होती है। इनमें 15 पॉइंट है और इसमें कितना है 12 पॉइंट। कॉलम की जो विड्थ है वो दोनों में बराबर है, 7, 10, 13, 16, 19 में भी 8.43 होती है, और 97, 2000, 2003 में भी कितना होता है 8.43 होती है। केवल अंतर कितना है रो हाइट का, तो रो हाइट इसमें 12 है पुराने वर्जनों में, और नए वाले में कितना है 15 है। नेक्स्ट इसके बाद में फिर आपका आता है MS एक्सेल में माउस से किसी रो की हाइट बदलने पर उसकी इकाई पॉइंट और पिक्सल दोनों होती है। अगर माउस से किसी रो की हाइट बदल रहे हो तो उसकी क्या होती है, इसकी इकाई किस में नापी जाती है, पॉइंट और पिक्सल दोनों में मापी जा सकती है। तो देखिए यहाँ पे दे रखा है 0.75 पॉइंट्स का मतलब होता है 1 पिक्सल होता है, किसमें हाइट के केस में, और विड्थ के केस में क्या होता है विड्थ जो है तो 0.08 कैरेक्टर बराबर 1 पिक्सल होता है।
तो पॉइंट्स में अब अगर नापते हैं तो 1 पिक्सल बराबर होता है क्या है 0.75 पॉइंट होता है, और कैरेक्टर में नापते हैं तो 1 पिक्सल बराबर होता है 0.08। तो 1 पिक्सल जो होता है वो क्या होता है, बराबर होता है 0.08 कैरेक्टर के बराबर होता है, ठीक है, कैरेक्टर। और पॉइंट में अगर बात करें तो 0.75 क्या है आपका पॉइंट्स। ये तो ये ध्यान रखना आपको, कैरेक्टर का मतलब विड्थ को कैरेक्टर्स में नापते हैं और हाइट को पॉइंट्स में नापते हैं। तो 1 पिक्सल जो होता है 0.08 कैरेक्टर के बराबर होता है विड्थ जब हम नापते हैं तो, और 0.75 पॉइंट्स में होता है 1 पिक्सल का मान। 1 पिक्सल का मान होता है 0.75 कितना है पॉइंट्स, लंबाई जो हाइट होती है ऊंचाई उसके केस में, और कैरेक्टर्स में किससे कैसे नापते हैं, विड्थ के केस में नापते हैं, ठीक है। ये अब MS एक्सेल में जब माउस से हम क्या करते हैं, माउस से किसी रो की हाइट बदलने पर उसकी इकाई क्या होती है, पॉइंट और पिक्सल दोनों में होती है, ठीक है। अगर हम MS एक्सेल में माउस से किसी रो की हाइट बदलते हैं या उसकी, तो इसकी इकाई क्या होती है, पॉइंट में भी होती है और पिक्सल्स में भी होती है, ठीक है। एक सेल में अधिकतम 32,767 अक्षर लिखे जा सकते हैं। तो जो आपकी सेल होती है उसमें मैक्सिमम कैरेक्टर कितने लिखे जा सकते हैं, 32,767। जैसे आपकी ये सेल है और यहाँ कुछ भी आप टाइप करने लगते हो इसमें, तो 32,767 अक्षर इसमें क्या है आप लिख सकते हो, ठीक है। ये ध्यान रखना है हमें कि एक सेल में अधिकतम क्या है 32,767 जो है अक्षर लिखे जा सकते हैं। एक सेल की एक लाइन में अधिकतम 255 अक्षर लिखे जा सकते हैं। सेल में 32,467 लिखे जा सकते हैं, लेकिन सेल की एक लाइन में कितना आता है, 255 आएंगे। मतलब इस तरह से आएंगे 255, फिर उसके बाद इस लाइन में 255, ठीक है, फिर उसके बाद में 255 मैक्सिमम इसमें, तो टोटल 32,767 कैरेक्टर्स आ सकते हैं। और एक लाइन में कितना आ सकता है, 255। अब देखिए किसी सेल में आपने कुछ लिखा, टाइप किया कुछ भी, ठीक है, तो ये लिखा, ठीक है। अब आपको इस सेल की दूसरी लाइन में जाना है, ठीक है। अगर हमने एंटर किया तो दूसरी सेल में आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ऑल्ट एंटर, तो इससे क्या होता है, इसी सेल में दूसरी लाइन में आते हैं। अगर एक ही सेल में आप काम कर रहे हो और उसमें दूसरी लाइन पे आपको उसी सेल की दूसरी लाइन पे आना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, ऑल्ट प्लस एंटर यूज करते हैं, ठीक है। सेल की दूसरी लाइन में आना है, अगर आपको दूसरी लाइन में जाने हेतु अगर एंटर प्रेस किया तो आप क्या है, सेकंड सेल में आ जाओगे। अगर आपने एंटर प्रेस किया तो एंटर से क्या होगा, यहां से ये, इसका मतलब एंटर प्रेस किया तो आपने ये, और अगर मतलब एंटर प्रेस किया तो आप दूसरी सेल में जाओगे और इसी से इसी में आना है, तो उसके लिए क्या करोगे, ऑल्ट प्लस एंटर करोगे, ठीक है। ऑल्ट प्लस एंटर का मतलब होता है कि यहाँ से यहाँ आना, और एंटर का मतलब होता है यहाँ से यहाँ आना, ठीक है। तो उसी सेल में अगर दूसरी लाइन में जाना चाहते हो आप, तो ऑल्ट प्लस एंटर का यूज करते हैं। तो ये ध्यान रखें कि एक जो आपकी सेल है उसमें क्या है, एक लाइन में अधिकतम कितने आ सकते हैं, 255 अक्षर आ सकते हैं, और पूरा जो है आपका एक सेल में अधिकतम जो है कितने कैरेक्टर्स लिखे जा सकते हैं, 32,767 कैरेक्टर लिखे जा सकते हैं। अब बात करते हैं सेल रेफरेंस की। सेल का जो एड्रेस होता है वो, तो सेल के एड्रेस को ही सेल रेफरेंस कहा जाता है। सेल का जो एड्रेस होता है, जैसे हम लिखते हैं कितना, A10, जैसे मैंने लिखा A10, ठीक है, G5, ये क्या है, एड्रेस है इसका सेल का, ठीक है। कुछ भी लिख दिया, A2, ये क्या है, सेल का एड्रेस है। तो सेल के एड्रेस को क्या कहते हैं, सेल रेफरेंस कहा जाता है। सेल रेफरेंस का मतलब क्या होता है, सेल का एड्रेस। सेल के एड्रेस को फिक्स करने हेतु डॉलर साइन का यूज़ किया जाता है। फिक्स का मतलब होता है जिससे वो बदले नहीं, ठीक है। तो सेल रेफरेंस के टाइप होते हैं, देखो, एक होता है रिलेटिव सेल रेफरेंस, एक होता है मिक्स्ड, और एक होता है एब्सोल्यूट। मतलब इसमें जो मान होगा ये बदलेगा नहीं। जिसके आगे डॉलर लग गया ना, जिसके आगे डॉलर लग गया, वो एड्रेस क्या है, एक जगह से कहीं दूसरे फॉर्मूले में ले जाओ, एक सेल से कहीं रेफरेंस दे दो, वो एड्रेस चेंज नहीं होगा। और अगर आपने ये डॉलर वाला सिंबल नहीं लगाया तो इसका मतलब वो फॉर्मूले में आप कहीं यूज़ करोगे तो सेल एड्रेस जो है वो चेंज हो जाता है फिर,
तो आप चाहते हो कि कहीं किसी भी फॉर्मूले में सीट पे कहीं भी ले जाएं और सेल का एड्रेस चेंज नहीं हो किसी भी फॉर्मूले में या कहीं पे भी, तो उसके आगे हम क्या लगाते हैं, डॉलर सिंबल लगाते हैं। तो उससे क्या है, वो जो रेफरेंस होता है वो एब्सोल्यूट रेफरेंस बन जाता है। अब जैसे रिलेटिव रेफरेंस होता है, रिलेटिव रेफरेंस का मतलब होता है ये सेल का एड्रेस है, ये सेल का एड्रेस है, ठीक है, ये दोनों क्या है, सेल के एड्रेस हैं। रो और कॉलम फिक्स नहीं होते। अब ये क्या है, रो है, ये रो है और ये कॉलम है, ये क्या वो सॉरी ये कॉलम है, ये रो है, ये कॉलम है और ये रो है, पर फिक्स नहीं है। मिक्स्ड में क्या होता है, रो और कॉलम में से एक फिक्स होता है। अब जैसे मान लीजिए ये क्या है, कॉलम फिक्स हो गया, ये कॉलम जो है, ये रो जो है ये फिक्स नहीं हुई, मतलब इसमें डॉलर ए जो है, डॉलर A1, तो डॉलर ए जो है ये क्या है, कॉलम है, ये फिक्स, ठीक है ये, और ये क्या है, रो, ये क्या है, नॉट फिक्स। इसका रो का एड्रेस बदल सकता है और कॉलम का एड्रेस नहीं बदलेगा कहीं पे भी। अब इस सेल का रेफरेंस कहीं पे भी दोगे तो आपको क्या है, ये कॉलम का जो रेफरेंस है, ये ए, डॉलर ए, मतलब ए का जो एड्रेस है कॉलम का, ये कहीं नहीं बदलेगा, और 1 वाला जो है रो का एड्रेस ये बदल सकता है, चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, मतलब ये। तो जिसके आगे डॉलर लग गया वो कभी बदलता नहीं है। अब इसमें मिक्स है, तो ये कॉलम का है और ये क्या है, रो है, ये कॉलम का है और ये क्या है, रो है। तो ए कॉलम है, उसका रिलेटिव एड्रेस बना, मिक्स एड्रेस है, मतलब ये फिक्स कर दिया आपने और ये अलग है, ठीक है। मिक्स्ड सेल रेफरेंस में क्या होता है, रो और कॉलम में से एक फिक्स होता है। तो यहाँ क्या फिक्स है, यहाँ कॉलम फिक्स है, देखो ये, ठीक है, डॉलर लग गया, रो फिक्स नहीं है ये वाली, तो रो का एड्रेस बदल सकता है। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में क्या होता है, रो भी फिक्स और कॉलम भी फिक्स। तो देखो ये कॉलम फिक्स, ये रो फिक्स, ये कॉलम फिक्स और ये क्या है, रो फिक्स। अब इनका एड्रेस कहीं पे भी दोगे तो दोनों का कहीं किसी फॉर्मूले में कहीं भी सीट पे, तो ये एड्रेस क्या है, ये बदलेगा नहीं। अदरवाइज क्या, फॉर्मूला चेंज करते हैं, काम करते हैं, तो इस एड्रेस जो होते हैं ना वो बदल जाते हैं। तो अगर क्या है, दोनों के एड्रेस फिक्स हैं तो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है, एक का किसी का एड्रेस फिक्स है तो मिक्स्ड सेल रेफरेंस है, और दोनों के ही फिक्स नहीं है तो वो रिलेटिव सेल रेफरेंस कहलाता है। तो आप ये ध्यान रखें कि जैसे मान लीजिए आपका है A1, ये कोई सेल का नाम है, तो अगर ये ऐसा लिखा हुआ है A1, इसका मतलब ये रिलेटिव सेल रेफरेंस है। अगर कहीं लिखा हुआ है डॉलर A1 या फिर क्या है इस तरह से लिखा हुआ है $1, तो इसका मतलब ये कौन सा है, मिक्स्ड वाला है। और अगर कहीं लिखा हुआ है $1 इस तरीके से लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है ये, ठीक है। ये देखो, इसको कहीं पे लिखा हुआ है A2, इसका मतलब क्या है, वो रिलेटिव सेल रेफरेंस है, रिलेटिव सेल रेफरेंस। ये अगर कहीं लिखा हुआ है डॉलर A2 या फिर इस तरह से लिखा हुआ है $2, ठीक है, तो वो क्या है, मिक्स्ड सेल रेफरेंस है, मिक्स्ड सेल रेफरेंस, ठीक है, ये है। अगर कहीं पे इस तरीके से लिखा हुआ है डॉलर $2, तो वो क्या है, एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। ये तो ये ध्यान रखें, इसमें कहीं कोई डॉलर नहीं लग रहा, इसमें एक में लगेगा, या तो किस में लगेगा, कॉलम में, या फिर किस में लगेगा, रो में, और इसमें दोनों पे लगा रहता है। तो जब एक भी एड्रेस फिक्स नहीं है कॉलम या रो का किसी का भी, तो रिलेटिव सेल रेफरेंस होता है। और जब एक फिक्स होता है किसी का, या तो कॉलम का हो या फिर किसका हो, रो का हो, तो वो डॉलर लग जाता है, तो वो फिक्स हो जाता है, मिक्स्ड कहलाता है। और दोनों में ही क्या है, फिक्स है, तो बदलेगा नहीं इनका एड्रेस, कहीं भी किसी भी फॉर्मूले में कहीं भी यूज़ करो, रेफरेंस नहीं बदलेगा, एड्रेस नहीं बदलेगा, तो वो क्या होता है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस होता है। तो ये ध्यान रखना कि तीनों में से पूछ ले गए सेल का रेफरेंस निम्न में से नहीं है, कौन सा नहीं होता है, तो आपको पता होने चाहिए कौन कौन से होते हैं, रिलेटिव होता है, मिक्स्ड होता है और एब्सोल्यूट होता है, इसके अलावा नहीं है इसमें, है ना। ये अब क्या है, एक्सेल में एरर्स आती हैं बहुत सारी, तो एरर्स का मतलब हमें समझना है कि एरर्स का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। ये अब आप काम जब करते हो तो एक्सेल में क्या होता है, किसी किसी जगह पे फंक्शन का एक्सेल में किसी फंक्शन का एरर हैश साइन से शुरू होता है। तो ये सवाल पूछा जाता है पहला तो एक तो कि एरर जो है वो किससे दर्शाई जाती है, ठीक है। ये तो एक्सेल में एरर किससे दर्शाई जाती है, हैश सिंबल से, ये वाला जो सिंबल होता है इससे दर्शाई जाती है, ठीक है। हैश का मतलब कोई एरर आ रही है जो उसको दर्शाया जाता है हैश से, ठीक है। ये
तो सबसे पहले हम एरर्स के बारे में बात करते हैं। एरर मतलब कोई भी गलती जो होती है वो जो आती है सिस्टम में, उसको हम कहते हैं एरर। तो एक्सेल में किसी फंक्शन का एरर जो होता है वो किससे दिखाया जाता है? हैश साइन से दिखाया जाता है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ, जैसे ये है, कौन सा है, या कोई सी भी एक ले लेते हैं। इसमें लिखा है ये एरर किसी वैल्यू को 0 से डिवाइड करने पर शो होती है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे कोई वैल्यू ली, ठीक है, और वैल्यू को 0 से डिवाइड करना है आपको। तो यहाँ पे क्या किया, ये देखिए 23 ये ले लिया आपने, ठीक है। इसके बाद में फिर आपने क्या किया, यहाँ पे लिखा इक्वल टू SUM सम, और ये लिखा, सॉरी सम नहीं, डिवाइड है ना, क्या लिखना है, डिवाइड, DIV। इस तरीके से यही लिख देते हैं सीधा डायरेक्टली, है ना। कितना लिखा हमने, 34 डिवाइड बाई 0। ये एज अ टेक्स्ट ले लिया इसने, है ना। ये देखो, ठीक है। तो इसको हमने क्या कर दिया, बड़ा कर दिया इसको, लो, ठीक है। अब ये वाली एरर आ गई हैश वाली, क्योंकि ये वैल्यू इससे बाहर जा रही है, ठीक है, इसलिए से। अगर ये किसी की वैल्यू सेल से बाहर जाती है तो ये वाली एरर आ जाती है। देखो हैश हैश हैश, इसका मतलब वैल्यू बड़ी है और सेल की विड्थ कम पड़ रही है, तो कौन सी आ जाती है, हैश 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 वाली आ जाती है। अब देखो इसको इधर किया तो ये आ गया डिवीज़न बाई 0। यहाँ जैसे मान लीजिए मैंने लिखा इसमें इक्वल टू करके, और यहाँ पे लिखा मैंने, ठीक है, ये मैंने लिखा इक्वल टू 45, ठीक है, डिवाइड बाई 0, एंटर किया, ये देखो डिवीज़न एरर आ गई। तो सिंबल पहले कौन सा आता है, हैश आता है, ठीक है, हैश सिंबल आता है। ये आ रहा है डिवाइड बाई 0 एरर, ठीक है, लिखा आ गया ना डिवाइड बाई 0 एरर। अब इसको जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, डिवाइड बाई एरर 0 ये आ रही है, एक ये एरर आ गई, ठीक है, ये इसमें गई डिवाइड बाई 0 एरर आ रही है अभी, ठीक है। और ये हैश क्यों आ रहा है, क्योंकि इसकी विड्थ क्या हो गई, कम हो गई, इस तरीके से। तो ये हैश से स्टार्ट होती हैं एरर ये। तो बात करते हैं कि कंप्यूटर में, एक्सेल में जो भी जब एरर आती हैं तो किस सिंबल से स्टार्ट होती हैं, हैश सिंबल से स्टार्ट होती हैं। पहली एरर होती है एक हैश डिव ऑब्लिक 0 और एक्सक्लेमेशन, जो आपका विस्मयबोधक जो चिन्ह होता है, एक्सक्लेमेशन जो सिंबल होता है वो लग रहा है इनके सबके पीछे, ठीक है। तो हैश डिवीजन डिव ऑब्लिक 0, यह एरर किसी वैल्यू को 0 से डिवाइड करने पर शो होती है। अब देखो ये आ रही है हैश डिव ऑब्लिक 0, ये आ रहा होगा हैश डिव ऑब्लिक 0, और एक्सक्लेमेशन का जो पार्ट है वो आ रहा सिंबल, ठीक है, ये इस तरीके से। तो किसी वैल्यू को अगर 0 से डिवाइड कर रहे हो, आपने कहा कितना है, कोई भी वैल्यू ले लिया आपने, 54 डिवाइड बाई 0 ऐसा लिख दिया आपने किसी सेल में, तो उसमें ये सिंबल आ जाएगा आपका, कौन सा वाला, ये आ जाएगा। तो किसी वैल्यू को अगर आप 0 से डिवाइड करते हो तो उसमें क्या आ जाता है आपका, डिवाइड बाई 0 एरर, ये वाली एरर शो होगी, कौन सी वाली, ये, ठीक है। ये दूसरी होती है हैश वैल्यू वाली एरर, फंक्शन में अपेक्षित वैल्यू नहीं होने पर शो होती है। जैसे आपने लिया तो टेक्स्ट है और नंबर वाली वैल्यू दे रहे हो, या न्यूमेरिक फील्ड ली है और आप टेक्स्ट वैल्यू दे रहे हो, तो जो उसकी अपेक्षित वैल्यू थी वो अपेक्षित वैल्यू आप नहीं दे रहे हो, तो इसका मतलब क्या आ जाता है, वैल्यू, मतलब वैल्यू मांग रहा है आपसे, क्या मांग रहा है, वैल्यू मांग रहा है कि वैल्यू दो, ठीक है। तो जो वैल्यू उसमें चाहिए थी वो वैल्यू नहीं मिल रही है उसको, अपेक्षित वैल्यू, तो कौन सी एरर आ जाती है, वैल्यू वाली एरर आ जाती है। 0 से डिवाइड करते हो किसी नंबर को तो डिवीजन बाई 0 आ जाती है। रेफरेंस, ये एरर किसी सेल रेफरेंस के गलत होने पर शो करता है। आप किसी फॉर्मूला में किसी सेल का रेफरेंस दे रहे हो, एड्रेस गलत दे रहे हो उसका, ठीक है, रेफरेंस कर रहे हो, उस रेफरेंस पे वो सेल है ही नहीं है, उल्टे सीधे रेफरेंस आपने दे दिए, तो वहाँ पे क्या आ जाता है, रेफरेंस वाली एरर आ जाती है, ठीक है। रेफरेंस एरर मतलब जैसे क्या, मैं किसी के पास में गया, मैंने कहा आप राम सिंह को जानते हो, उन्होंने भेजा है, अब वो कहेगा भैया तुम जिसका रेफरेंस दे रहे हो मैं उसको जानता ही, रेफरेंस ही गलत दे रहे हो, ठीक है, तो मैं उसको जानता ही नहीं, राम सिंह कौन है, क्या है, कहाँ रहता है, कैसे क्या है, रेफरेंस तो सही दो कम से कम। तो रेफरेंस अगर हम सही नहीं देते, किसी सेल का एड्रेस सही नहीं देते अगर फॉर्मूला में, तो वहाँ पे क्या है, रेफरेंस एरर आती है, ठीक है। ये इसके बाद में फिर क्या है, नल वाली में क्या आता है, यह एरर किसी सेल रेफरेंस में कॉमा या कॉलन की गलती के कारण शो होती है। अगर आप सेल रेफरेंस में क्या कर रहे हो, जैसे कोई कॉमा या कॉलन की गलती हो गई, आपने कर दिया, जैसे है ये दे दिया $, ये 1 देना आपको, कॉमा लगा दिया, या फिर क्या कर दिया, कॉलन लगा दिया, कहीं पे गलती हो गई, मतलब ये रेफरेंस दे रहे हो आप A1 से लेके, और ये लगा दिया और A2 तक, या फिर आपने लिखा A1 से लेके, कॉलन लिखना था, सेमीकोलन लिख दिया A10, तो यहाँ लगाना तो आपको क्या था,
कॉलन, आपने कर दिया सेमी कॉलन। ठीक है, तो कॉमा या कॉलन की गलती के कारण अगर कोई एरर आती है किसी सेल रेफरेंस में तो उसे कहते हैं उसको क्या बोलेंगे, नल एरर कहते हैं उसको। ठीक है, हैश नेम, फंक्शन नेम गलत होने पर ये एरर शो होती है। नेम, ठीक है, ये फंक्शन नेम अगर आपने गलत दिया तो उस जगह पे ये एरर शो होगी। जैसे आपको लिखना था, आपने लिखा SUM और आपने लिख क्या दिया, SAM, ऐसा लिख दिया और करके और एंटर किया तो फिर क्या हो जाएगा, ये हैश नेम वाली एरर आ जाएगी। फंक्शन का नाम अगर आप गलत दे रहे हो तो। इसके अलावा नॉट अवेलेबल, यह एरर फंक्शन में दी गई रेंज में कोई प्रॉपर वैल्यू नहीं मिलने पर शो होती है। फंक्शन रेंज में अगर कोई प्रॉपर वैल्यू आपको नहीं मिल रही है तो उस जगह क्या होता है, हैश NA, नॉट अवेलेबल, ये आ जाता है। तो फंक्शन में रेंज तो दे दी आपने, उस रेंज में आपको क्या है, प्रॉपर वैल्यू नहीं मिल रही है तो उसके लिए हैश N/A, ये वाली एरर शो कर दी जाती है। ठीक है, ये नेक्स्ट। इसके बाद में ये जो एरर होती है हैश नम, यह एरर एक्सेल में जब किसी नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट निकालने का प्रयास करते हैं तब शो होती है। तो नेगेटिव वैल्यू क्या है आपकी, जैसे 144, इसका स्क्वायर रूट निकाला आपने, ठीक है, SQRT ये किया इक्वल्स टू, तो पॉजिटिव वैल्यू का तो आपको बता देगा, बट नेगेटिव वैल्यू का अगर आप क्या कर रहे हो, स्क्वायर रूट निकालने का प्रयास करते हैं तो ये शो हो जाती है। तो नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट निकालोगे तो हैश नम, ये वाली एरर आ जाएगी। ये जो एरर है ये कब आती है, जब किसी सेल में इंसर्ट किए गए डेटा का साइज सेल की हाइट और विड्थ से ज़्यादा हो जाता है तो डेटा शो नहीं होता और सेल में हैश सिंबल बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं, इस तरीके से सिंबल आ जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब उसकी हाइट और विड्थ से मतलब उसकी जो डेटा का साइज क्या है, ज़्यादा है। जो भी वैल्यू आप दे रहे हो उसका जो साइज है वो आपके सेल की हाइट और विड्थ से ज़्यादा है तो आपका क्या आ जाएगा, हैश सिंबल आ जाते हैं, ये वाली एरर आ जाती है। ठीक है, ये अब कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे हम बात करते हैं इसके बारे में। एक्सेल में सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सेल होती है, और सेल रो और कॉलम का क्या होती है, इंटरसेक्शन होती है। तो ये जो सवाल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम में अधिकतर ये पूछा जाता है कि सेल क्या होती है या फिर रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं। तो रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन होता है उससे जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल कहते हैं। ठीक है, तो सेल का मीनिंग क्या होता है, रो और कॉलम का इंटरसेक्शन करने पर जो बनता है उसे क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। ठीक है, ये एक्सेल में सेल का एड्रेस नेम बॉक्स में दिखाई देता है। एक्सेल में क्या होता है, सेल का एड्रेस कहाँ पे दिखाई देता है, नेम बॉक्स पे। जैसे मान लीजिए ये सेल मैंने सेलेक्ट की तो ये क्या आ रहा है आपका, नेम बॉक्स है। ये क्या है, ये नेम बॉक्स है, इस सेल का एड्रेस है। ठीक है, नेम बॉक्स कौन सा है, ये वाला नेम बॉक्स है। तो किसी भी सेल का जो एड्रेस है वो कहाँ दिखाई देता है, नेम बॉक्स में। ये आ रहा है G7, इसका क्या है G1, ये आ रहा है, ये क्या है F1, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक्सेल में किसी भी सेल का जो है, एक्सेल में किसी सेल का एड्रेस नेम बॉक्स में दिखाई देता है। ठीक है, नेम बॉक्स रिबन बार के नीचे लेफ्ट साइड में छोटा बॉक्स होता है। रिबन बार जो होता है आपका उसके नीचे लेफ्ट साइड में होता है। तो कहाँ पे होता है, लेफ्ट साइड में नेम बॉक्स होता है, जहाँ पे F4 ऐसे लिखा आता है ना, इधर कोने पे जो आ रहा था अभी। तो रिबन बार जो होता है जिसमें टैब वेब ग्रुप होते हैं उन सब के नीचे और लेफ्ट साइड में लिखा होता है वो क्या होता है, नेम बॉक्स होता है। ठीक है, फॉर्मूला बार नेम बॉक्स के राइट साइड में होता है। तो फॉर्मूला बार कहाँ होता है, नेम बॉक्स के राइट साइड में। ये देखिए, तो ये तो क्या है, फॉर्मूला बार है। ये कौन सा है, फॉर्मूला बार, ये है आपका फॉर्मूला बार। ये नेम बॉक्स के कहाँ है, राइट में। ठीक है, और ये जो है वो लेफ्ट में है, किसके, फॉर्मूला बार के। ये कौन सा है, नेम बॉक्स, नेम बॉक्स ये कौन सा है, ये वाला। और ये पूरी जो है ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है रिबन कहलाती है। ये पूरा जो है ये क्या है, ये पूरा रिबन है। तो रिबन के नीचे लेफ्ट साइड में क्या होता है, नेम बॉक्स होता है, और नेम बॉक्स के राइट साइड में क्या होता है, फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार के लेफ्ट साइड में क्या होता है, नेम बॉक्स होता है। अब इसके बाद में क्या है, उसकी शॉर्टकट कीज़ हैं कुछ, है ना, उनसे पहले अभी हम इन चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी सी। ये क्या होता है, देखो फ्लैश फिल एक होता है। फ्लैश फिल में क्या होता है, डेटा एंट्री इजी बनाने के लिए फ्लैश फिल टूल यूज़ किया जाता है। स्मार्ट टूल है जो पैटर्न को पहचान कर डेटा एंट्री को आसान बनाता है। फ्लैश फिल क्या है, एक स्मार्ट टूल है। फ्लैश फिल का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा स्मार्ट टूल है जो पैटर्न को पहचान कर डेटा एंट्री आसान बनाता है। जैसे कि मान लीजिए आपका क्या है, आपने लिखा, जैसे फर्स्ट नेम लिखा किसी का, आपने नाम लिख रखा है,
आपने लिखा है नेम, ठीक है। और यहाँ पे आपको चाहिए क्या, लास्ट नेम चाहिए इनका सबका, ये। अब 1 2 3 ऐसा लिखा हुआ है, 1 2 3, और यहाँ पे क्या है 1000 लोगों के नाम लिखे हुए हैं। मैंने लिखा सेम डिसूजा, ये लिखा, ठीक है। दूसरा लिखा ख्यात, SARASWAT, ठीक है। यहाँ लिखा अंकुर शर्मा, ठीक है। यहाँ लिखा राजेंद्र राजपूत, ऐसा लिखा है ना, कुछ भी मतलब इनका ये लिख दिया सरनेम। अब क्या है, यहाँ लिखा अली खान, ठीक है, ये लिखा, इस तरह से लिख दिया। अब यहाँ से 1 2 ये नाम लिए मैंने, ठीक है। फ्लैश फिल पे क्लिक किया तो ये 2 नाम मैंने क्या यहाँ पे लिख दिए, डिसूजा और ये सारस्वत, ठीक है। ये तो 1 2 नाम फ्लैश फिल पे क्लिक कर दिया तो पूरी की पूरी रेंज अपने आप से मतलब क्या है, इस पैटर्न को मैच करके कि इस पूरे नाम में से लास्ट नेम ये वाले लेने हैं, तो ऑटोमेटिकली वो अपने आप लास्ट नेम को इसमें से एक्सट्रैक्ट करके अपने आप फिल कर देगा। वो क्या है अपने आप से, वो टूल जो है वो कौन सा है, फ्लैश फिल होता है, ठीक है। फ्लैश फिल क्या करेगा, इसमें से 1 2 नाम आपने ले लिए, लास्ट नेम तो उसे समझ में आ गया कि लास्ट नेम निकालने हैं इसमें से, तो इसको ले लेगा, इसको ले लेगा, इसमें से अपने आप, और पूरे पैटर्न को मैच करते हो कि इस तरीके से काम कर रहा, भाई इसमें से ये लिया, इसमें से लिया, 2 3 लिख दिए तो सबको अलग अलग छांट के आपकी लिस्ट बना देगा। तो वो जो होता है वो क्या होता है, फ्लैश फिल होता है, ठीक है ना। ये फ्लैश फिल होता है, अपने आप फिल कर लेगा। स्लाइसर होता है, स्लाइसर का मतलब पाइवोट टेबल में डेटा फिल्टर करने के लिए इंटरेक्टिव टूल के रूप में यूज किया जाता है। स्लाइसर का मतलब क्या होता है, स्लाइसर क्या होता है, स्लाइस काटते हैं, जैसे टमाटर वमाटर ककड़ी वकड़ी खीरा वीरा होता है ना, ऐसे स्लाइस काटते हैं ऐसे। तो इसमें क्या होता है कि आपके अलग अलग तरीके से रिपोर्ट बनाई जाती है। जैसे मान लीजिए आपने कहा रिपोर्ट के सेल्समैन हैं आपके, ठीक है, सेल्समैन AB, ठीक है, टाइम डाल दिया यहाँ पे ये, या फिर आपके आइटम है यहाँ पे ये, आइटम में आपने ले लिया कंप्यूटर, मोबाइल, ठीक है, टीवी, ऐसे ले लिया ये, ठीक है। इसमें ले लिया सेल्समैन ने A ने इतनी बिक्री की, सेल्समैन B ने इतनी बिक्री की, ठीक है। ये अब आपको स्लाइस काटने इसकी, आपने एक स्लाइस ऐसे काटा कि A सेल्समैन ने कितनी बिक्री की, B सेल्समैन ने कितनी बिक्री की, तो ये वाला पार्ट इस तरह से। या फिर आपने कहा कंप्यूटर की बिक्री कितनी हुई, मोबाइल की बिक्री कितनी हुई, टीवी की बिक्री कितनी हुई, 2018 में कितनी बिक्री हुई, 2020 में कितनी बिक्री हुई। तो अलग अलग पार्ट में आप स्लाइस काट के टुकड़ों के रूप में, मतलब अलग अलग तरीके से ऐसे 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 किसी भी रूप में उस रिपोर्ट को आप देख सकते हो, तो उसे कहते हैं स्लाइसर। अलग अलग प्रेजेंटेशन में आपको स्लाइस की तरह से आपको क्या रिपोर्ट देता है, वो क्या होता है, स्लाइसर होता है वो, ठीक है। ये इसके अलावा फिर आपके पास में क्या होता है, टाइमलाइन होता है। एक टाइमलाइन का मतलब रिकॉर्ड को डेट से फिल्टर किया जाता है कि इतने सन से इतने टाइम तक मतलब कितना सेल हुई, या फिर 2019 में कितनी सेल हुई, 2020 में कितनी सेल हुई, ठीक है। तो टाइम के अकॉर्डिंग अगर आपको रिकॉर्ड को फिल्टर करना है तो वो क्या कहलाता है, टाइमलाइन कहलाएगा। इंस्टेंट डेटा एनालिसिस क्विक एनालिसिस टूल है, यूज़र को अलग अलग तरीके से डेटा को दिखाने के विकल्प खोजने में मदद करता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, स्पार्क लाइंस, टेबल्स, चार्ट्स के लिए डेटा का प्रीव्यू देख सकते हो। इंस्टेंट डेटा एनालिसिस एक टूल होता है। स्पार्क लाइन का मतलब होता है एक्सेल में एक छोटा सा चार्ट होता है जो एक सेल में प्रदर्शित हो जाता है। मतलब आपका एक सेल है तो इसमें आपकी लाइन चार्ट बन गया, सेल है जैसे इसमें, इसी में आपका क्या है, ये कॉलम चार्ट बन गया। तो एक सेल के अंदर जो छोटा सा चार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्पार्क लाइन कहते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखो आप, सेल, एक सेल के अंदर चार्ट बन गया जैसे ये, तो इसे क्या कहेंगे, स्पार्क लाइन कहते हैं। एक्सेल में एक छोटा सा चार्ट जो एक सेल में प्रदर्शित हो जाता है उसे क्या कहते हैं, स्पार्क लाइन, ठीक है। ये अब इंस्टेंट डेटा एनालिसिस, इंस्टेंट का मतलब होता है क्षण पल, तो तुरंत डेटा को एनालाइज करने वाले टूल आपको उपलब्ध कराए तो उसे कहते हैं इंस्टेंट डेटा एनालिसिस। आप काम कर रहे हो, साइड में एक पॉपअप मेन्यू आ गया, उसी में आपके कंडीशनल फॉर्मेटिंग टूल आ रहा है, उसी में स्पार्क लाइन आ रहा है, उसी में टेबल चार्ट आ रहे हैं, तो मतलब आप उसमें क्लिक करके डेटा का प्रीव्यू देख सकते हो कि हमारा अगर चार्ट बनाया तो ऐसा दिखेगा, स्पार्क लाइन में लिया तो ऐसा दिखेगा, फॉर्मेटिंग लगाई तो ऐसा दिखेगा। तो जैसे हम राइट क्लिक करके खोलते हैं ना ऐसे, तो छोटा सा एक पॉपअप मेन्यू आ जाता है, तुरंत काम करके प्रीव्यू देख लेते हैं, तो वो कहलाता है इंस्टेंट डेटा एनालिसिस। काम कर रहे हो,
तो काम करते समय आपको डेटा को अलग अलग तरीके से दिखाना है उसमें, ठीक है, अलग अलग तरीके से डेटा को देखना है। तो उसके लिए क्या होता है, इंस्टेंट डेटा एनालिसिस, कि उसी क्षण पे आप देखो और पहचान के तुरंत उसमें काम करना स्टार्ट करो। कि अगर हम अपने डेटा को कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे तो ऐसा दिखेगा, एक सेल में चार्ट बनाते हैं उसको कहते हैं स्पार्क लाइन, बनाएंगे तो ऐसा दिखेगा, ठीक है, चार्ट बनाएंगे तो ऐसा दिखेगा। तो जल्दी से अगर कोई चीज़ देखनी है उसके लिए होता है इंस्टेंट डेटा एनालिसिस, ठीक है। ये स्पार्क लाइन का मतलब होता है कि एक सेल में अगर चार्ट बनाना, छोटा चार्ट होता है, एक स्पार्क लाइन कहलाता है। अब देखिए इसकी शॉर्टकट की हम बात करते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। कंट्रोल प्लस स्पेस बार। कंट्रोल प्लस स्पेस बार का मीनिंग क्या होता है? कंट्रोल प्लस स्पेस बार का मतलब है अगर हम कॉलम को सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, एक दो को मैं आपको चला के बता देता हूं। देखो ये जैसे क्या है, ये कोई कॉलम है, ये सेलेक्ट कर रखा है ऐसे आपने, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर रखा है। अब मैंने क्या किया, कंट्रोल प्लस स्पेस बार किया, ठीक है, कंट्रोल प्रेस किया और स्पेस बार प्रेस किया, तो ये कॉलम सेलेक्ट हो गया, ठीक है, कंट्रोल प्लस स्पेस बार। देखो अब मैंने यहाँ कहाँ क्लिक कर रखा है, यहाँ पे शिफ्ट प्लस स्पेस बार, रो सेलेक्ट हो गई, ठीक है। इस सेल पे हूँ, एक जिस सेल पे होऊंगा वो, जैसे ये सेल है, अब कंट्रोल प्लस स्पेस बार किया, ये देखो, ठीक है, ये कॉलम सेलेक्ट हो जाता है। ये किया कंट्रोल प्लस स्पेस बार, कॉलम सेलेक्ट, इस पर क्लिक किया कंट्रोल प्लस स्पेस बार। रो सेलेक्ट करनी है, इस पर क्लिक किया शिफ्ट प्लस स्पेस बार, ठीक है, ऐसे है। तो अभी सबको अभी प्रैक्टिकली करके दिखाना पॉसिबल नहीं होता है इस तरह से, बट आप समझते जाएं। तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार है तो किसी कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हो, जिस सेल पे आपने क्लिक कर रखा है उस सेल का पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, किससे? कंट्रोल प्लस स्पेस बार से, ठीक है। ये दूसरा क्या है, शिफ्ट प्लस स्पेस बार, सेलेक्ट रो। अगर आपको पूरी रो सेलेक्ट करनी है तो उसके लिए क्या होता है, शिफ्ट प्लस स्पेस बार होता है, ठीक है। पूरी रो अगर आपको सेलेक्ट करनी है तो शिफ्ट प्लस क्या होगा, स्पेस बार होगा। ऑल्ट प्लस F1 या F11 से हम क्या कर सकते हैं, चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि अपने सीट में हम चार्ट इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या होता है, ऑल्ट प्लस F1 या फिर F11। तो ऐसे ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी और ये भी, कि इंसर्ट चार्ट, चार्ट इंसर्ट करना चाहते हो, चार्ट लाना चाहते हो तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होती है, F11 या ऑल्ट प्लस F1। सीट इंसर्ट करनी है तो उसके लिए क्या होता है, ऑल्ट शिफ्ट F1 होता है। आपकी एक सीट चल रही है, आप एक पन्ना पेज ऐड करना चाह रहे हो अपनी बुक में, तो क्या है, ऑल्ट शिफ्ट F1। ऑल्ट शिफ्ट F1 जो होता है वो किसके लिए होता है, सीट इंसर्ट करने के लिए होता है। कंट्रोल शिफ्ट और क्या है, कंट्रोल शिफ्ट और क्या है, प्लस, ये सेल इंसर्ट करने के लिए होता है। आप चाहते हो कि कोई सेल इंसर्ट करना चाह रहे हो तो उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट और प्लस, कंट्रोल शिफ्ट और क्या है, प्लस, ये तीनों होते हैं। कंट्रोल शिफ्ट प्लस सेल इंसर्ट करने के लिए। डिलीट करना है किसी सेल को तो शिफ्ट प्लस ये डैश जो है आपका, माइनस जो है, तो शिफ्ट कंट्रोल प्लस माइनस, कंट्रोल प्लस माइनस से क्या करते हैं, सेल को डिलीट करते हैं। नेक्स्ट सीट पे आपको जाना है, एक नंबर सीट पे हो, दूसरी तीसरी पे आगे बढ़ना है तो उसके लिए कंट्रोल प्लस पेज डाउन। पेज डाउन की जो होती है कीबोर्ड की, उससे नेक्स्ट सीट पे जा सकते हैं, कंट्रोल प्लस पेज डाउन से नेक्स्ट सीट पे जाने के लिए। कंट्रोल प्लस पेज अप से मूव प्रीवियस सीट, पिछली सीट पे जाना चाहते हो, दूसरे नंबर की सीट पे हो तो पहले नंबर की सीट पे आ जाओगे। कंट्रोल शिफ्ट प्लस ये जो है एम्परसेंड, सेलेक्ट सेल आउटलाइन, सेल की जो आउटलाइन है उसको सेलेक्ट करना चाहते हो तो वो क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट और क्या है, एम्परसेंड, इससे सेलेक्ट सेल आउटलाइन, सेल की जो आउटलाइन है, ये वाली जो आउटलाइन है ये वाली, ठीक है, ये इसको सेलेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए होता है। ऑल्ट प्लस क्लिक जो होता है वो रिसर्च के लिए होता है, सर्च करना है किसी चीज़ के बारे में, क्या क्या कंप्यूटर जानता है, रिसर्च करना है तो उसके लिए, ठीक है। शिफ्ट प्लस F2 इंसर्ट कमेंट, कमेंट इंसर्ट करना चाहते हो किसी सेल पे आप तो उसके लिए, कमेंट मतलब याददाश्त के लिए कुछ स्टोर करना, कुछ टाइप कर रहे हो तो वो क्या होता है, शिफ्ट प्लस F2। किसी सेल पे कमेंट डालना है तो उसके लिए शिफ्ट प्लस F2 होता है। फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स, कंट्रोल प्लस 1, सेल का जो फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स होता है जिसपे उसकी हाइट, रो, उसको छुपाना है, शो करना है, हाइड करना है, कॉलम विड्थ बढ़ानी है या उसकी रो या कॉलम जो भी है उसकी विड्थ हाइट जो भी है कंट्रोल करनी है फॉर्मेट सेल्स में, तो उसके लिए होता है कंट्रोल प्लस 1, ठीक है। फॉर्मेटिंग करनी है, उसकी हाइट और विड्थ वगैरह चेंज करनी है, हाइड करना है, शो करना है, फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स खुल जाता है वो। ऑल्ट प्लस एंटर से सेल जो है वो एडिटिंग मोड में आ जाता है, सेल एडिटिंग मोड न्यू,
ऑल्ट प्लस एंटर करने से क्या हो जाता है, नेक्स्ट लाइन में भी चले जाते हैं सेल की में। जैसे सेल में एक लाइन पे काम कर रहे हो, आपने एंटर किया तो आप दूसरी सेल पे आ जाओगे, उसी सेल की दूसरी लाइन पे जाना है तो ऑल्ट प्लस एंटर करते हैं, उसी सेल की दूसरी लाइन पे जाना है तो हम क्या करते हैं, ऑल्ट प्लस एंटर करते हैं। सेल एडिटिंग मोड, न्यू लाइन इनटू अ सेल, ठीक है, सेल एडिटिंग मोड, न्यू लाइन इनटू अ सेल, एक सेल में दूसरी लाइन पे जाना है आपको उसी सेल में, तो उसके लिए क्या होता है, ऑल्ट प्लस एंटर होता है। कंट्रोल प्लस टिल्ड सिंबल जो होता है, ये वाला जो सिंबल होता है इसको बोलते हैं टिल्ड सिंबल, ठीक है, टिल्ड। शो फॉर्मूला, आपने किसी सेल पे फॉर्मूला लगाया, उस फॉर्मूला को शो करना है तो उसके लिए क्या होता है, कंट्रोल प्लस टिल्ड सिंबल जो होता है इससे वो फॉर्मूला शो हो जाता है, ठीक है। कौन सा आएगा, कंट्रोल प्लस ये टिल्ड सिंबल जो है इससे फॉर्मूला शो हो जाता है। उसके बाद में आता है आपका क्विक एनालिसिस टूल होता है। कौन सा होता है, क्विक एनालिसिस टूल। तो क्विक एनालिसिस टूल मैंने आपको बताया था, उसमें साइड में ही आपके पास में ऑप्शन आ जाता है, कंट्रोल प्लस क्यू से आता है, साइड में ऑप्शन आ जाता है आपके पास में, उसमें स्पार्क लाइन है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग है और कई चीज़ें, उनको क्लिक करके उनका प्रीव्यू देख सकते हो कि हमारा जो डेटा है, अगर हम स्पार्क लाइन बनाएंगे, एक सेल में चार्ट बनाएंगे कैसा दिखेगा, ये फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे तो कैसा दिखेगा, तो जल्दी से सारे टूल्स आपको वहीं पे वो मिल जाते हैं। वो होता है कंट्रोल प्लस क्यू, क्विक एनालिसिस टूल के लिए। F9 जो होता है वो होता है कैलकुलेट नाउ, आप अपने फॉर्मूला को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आप देखना चाह रहे हो कि पहले ये जोड़ हुआ, फिर उसके बाद में इससे डिवाइड हुआ, उसके बाद में ये हुआ, तो स्टेप बाय स्टेप अपने फॉर्मूला को इवेल्युएट करना चाह रहे हो, तो वो क्या होता है, कैलकुलेट नाउ होता है। F9 से मतलब कैलकुलेशन कर देता है फटाफट, इवेल्युएशन का एक अलग होता है, पर कैलकुलेट कर देता है उसको तुरंत क्लिक करने से, है ना। ये छोटी मोटी जो कीज़ हैं वो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, जो छोटी मोटी जो कीज़ हैं एक्सेल की वो देखें। कंट्रोल ए से क्या होता है, सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल ए जो है वो उससे क्या होगा, सेलेक्ट ऑल, पूरे डॉक्यूमेंट को आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए होता है कंट्रोल ए। कंट्रोल बी से क्या होता है, बोल्ड, कंट्रोल सी जो है उससे होता है कॉपी, कंट्रोल ऑल्ट वी से होता है पेस्ट स्पेशल, कंट्रोल वी जो होता है वो पेस्ट के लिए होता है, और कंट्रोल ऑल्ट वी वो होता है पेस्ट स्पेशल, कि जैसा उस डॉक्यूमेंट में है एज इट इज़ आपके डॉक्यूमेंट में आ जाए, तो वो क्या है, कंट्रोल ऑल्ट वी होता है। कंट्रोल डी जो होता है वो होता है फिल डाउन, मतलब आपने जो कुछ भी सेल में लिखा हुआ है ऐसा का ऐसा ही नीचे वाली सेल में लिख जाए, उससे नीचे वाली सेल में लिख जाए, वो होता है फिल डाउन, तो उसके लिए होता है कंट्रोल प्लस क्या होता है, फिल डाउन के लिए डी होता है। फाइंड के लिए होता है कंट्रोल प्लस एफ होता है, फाइंड को सर्च करना चाह रहे हो तो। गो टू के लिए कंट्रोल प्लस जी, रिप्लेस के लिए कंट्रोल प्लस एच, कंट्रोल प्लस आई इटैलिक के लिए, कंट्रोल प्लस के जो होता है लिंक हाइपर लिंक के लिए। नई वर्कबुक खोलना चाह रहे हो तो कंट्रोल प्लस एन होता है, चाहे वर्कबुक खोलना है चाहे डॉक्यूमेंट खोलना है तो उसके लिए क्या होता है, कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल प्लस ओ होता है ओपन करने के लिए, पुरानी बनी हुई फाइल को ओपन करना है तो उसके लिए। कंट्रोल प्लस पी होता है प्रिंट करने के लिए। कंट्रोल प्लस आर होता है फिल राइट, जो आपने सेल में लिखा हुआ है उसको राइट वाली सेल में भी लिख जाए तो वो क्या होता है, फिल राइट होता है। कंट्रोल प्लस एस बुक जो आपकी है उसको सेव करना है। कंट्रोल प्लस टी होता है टेबल क्रिएट करने के लिए, कंट्रोल प्लस टी टेबल क्रिएट करने के लिए। कंट्रोल प्लस यू होता है अंडरलाइन के लिए। कंट्रोल प्लस वी होता है पेस्ट के लिए। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू होता है विंडो को क्लोज करने के लिए, क्लोज विंडो। कंट्रोल प्लस एक्स होता है कट के लिए। कंट्रोल प्लस वाई होता है रिपीट करने के लिए, मतलब रीडू करने के लिए, ठीक है, ये किसके लिए होता है, रीडू के लिए। कंट्रोल प्लस जेड होता है अंडू के लिए, मतलब जो कुछ किया है वो वापस आ जाए, ठीक है, मिट जाए, मतलब वो वापस जो किया हुआ जो कुछ है वो वापस हट जाए, और रीडू का मतलब जो कुछ हटाया है वो वापस आ जाए। कंट्रोल प्लस 1 जो होता है वो होता है फॉर्मेट बॉक्स के लिए, ठीक है। कंट्रोल प्लस 5 जो होता है वो स्ट्राइक थ्रू के लिए होता है, स्ट्राइक थ्रू। कंट्रोल प्लस 9 जो होता है वो रो को हाइड करने के लिए। शिफ्ट कंट्रोल 9 जो होता है वो अनहाइड करने के लिए, रो को अनहाइड करना है तो उसके लिए क्या होता है, शिफ्ट कंट्रोल 9 होता है रो को अनहाइड करने के लिए, और कंट्रोल प्लस 9 होता है रो को हाइड करने के लिए। कंट्रोल प्लस 0 जो होता है वो होता है हाइड कॉलम, कॉलम को हाइड करना है तो। शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस 0 होता है अनहाइड कॉलम को। कंट्रोल प्लस टिल्ड सिंबल जो होता है वो शो फॉर्मूला, फॉर्मूला शो करने के लिए। कंट्रोल प्लस एपोस्ट्रोफी सिंबल जो होता है कॉपी एबव फॉर्मूला, जो ऊपर जो फॉर्मूला है उसको क्या करना है, आपको कॉपी करना है। कंट्रोल प्लस ये जो है ओपनिंग जो ब्रैकेट है उससे प्री डिसेंडेंट कहाँ से वैल्यू फॉर्मूला में यूज़ हो रही है वो एक मार्क आ जाता है। कंट्रोल प्लस
क्लोजिंग ब्रैकेट जो होता है उससे डिपेंडेंट्स, कि हमारी वैल्यू पे फॉर्मूला कौन कौन सा डिपेंड कर रहा है, कहाँ कहाँ हमारी वैल्यू कौन कौन से फॉर्मूले में यूज़ की जा रही है। करंट डेट जो होती है ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, सेमीकोलन है ना, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन करंट डेट के लिए। करंट डेट टाइम के लिए होता है शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस, और ये क्या होता है, कॉलन होता है। ठीक है, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस कॉलन जो होता है वो किसके लिए होता है, टाइम के लिए होता है। और डेट के लिए क्या होता है, कंट्रोल प्लस क्या होता है, कंट्रोल प्लस कॉलन होता है। कंट्रोल प्लस स्पेस बार से कॉलम सेलेक्ट होता है, और कंट्रोल प्लस एंटर से क्या होता है, दूसरी लाइन फिल सिलेक्शन, ठीक है, सिलेक्शन जो किया है आपने उसकी एंट्री होती है। कंट्रोल ऑल्ट एल का होता है फिल्टर को अगर आपको अप्लाई करना है, रीअप्लाई करना। कंट्रोल प्लस सी होता है कॉपी के लिए। कंट्रोल प्लस डी फिल डाउन। कंट्रोल प्लस जो आपका एपोस्ट्रॉफी जो होता है डबल वाला इन्वर्टेड कॉमा फिल डाउन के लिए। F2 एक्टिव सेल में बदलने के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। F2 का मतलब एक्टिव सेल में अगर आपको बदलना है किसी भी सेल को तो उसके लिए होता है। F8 का मतलब होता है एक्सटेंडेड मोड, अगर आपको एक्टिव करना है सिलेक्शन मोड के F8 की से आप जैसे एक बार प्रेस किया तो एरो की से ही आगे सेलेक्ट करते जाते हैं, तो वो होता है F8। इंसर्ट वाले बटन से क्या होता है, टोगल इंसर्ट मोड, ठीक है, इंसर्ट करनी है या नहीं करनी है वैल्यू उसके लिए। डिलीट करना है, डिलीट के लिए। बैक स्पेस प्रीवियस एंट्री को मिटाएगा, मतलब जैसे मैंने लिखा राम, अब कर्सर यहाँ पे, डिलीट दबाया तो इधर वाला मिटेगा, बैक स्पेस दबाया तो इधर वाला मिटेगा। बैक स्पेस से कर्सर के बाएं वाली वैल्यू डिलीट होती है, और डिलीट से क्या होता है, राइट वाली वैल्यू डिलीट होती है। शिफ्ट प्लस इंसर्ट टू पेस्ट द डेटा। शिफ्ट प्लस होम सेलेक्ट फ्रॉम स्टार्ट ऑफ लाइन, ठीक है, ये लाइन के स्टार्टिंग में जाने के लिए होम होता है, तो यहाँ सेलेक्ट करना है, तो होम से तो लाइन के फर्स्ट में चले जाएंगे, और शिफ्ट दबा दिया तो जहाँ पे भी है वहाँ से लेके और फर्स्ट कैरेक्टर तक का पूरा सेलेक्ट हो जाता है। होम की से सबसे लास्ट में आते हैं किसी लाइन के फर्स्ट कैरेक्टर पे, एंड की से सबसे लास्ट में जाते हैं, तो शिफ्ट प्लस एंड किया तो जहाँ पे कर्सर है वहाँ से लेकर और एंड तक पूरा सेलेक्ट कर देगा। शिफ्ट प्लस पेज अप से क्या होता है, टॉप ऑफ मॉड्यूल, सीधे मॉड्यूल ऊपर, और सेलेक्ट टू एंड ऑफ मॉड्यूल, इसका मतलब होता है कि पेज अप से ऊपर जाते हैं, पेज डाउन से नीचे आते हैं, तो सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट साथ में है। कंट्रोल ए सेलेक्ट करना है पूरा डेटा, कंट्रोल एफ फाइंड करना है, कंट्रोल प्लस स्पेस बार से कॉलम सेलेक्ट करना है, शिफ्ट प्लस स्पेस बार से क्या करते हैं, रो सेलेक्ट करते हैं। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है ना आपको ये ध्यान रखनी है। देखो इसमें से क्या क्या करना है आपको। ये जो है डेट एंड टाइम वाला ये इंपॉर्टेंट है, डेट डिस्प्ले डेट वाला, डिस्प्ले टाइम वाला है जैसे, ठीक है, ये वाला। या फिर इसके अलावा क्या है आपका, ये तो सब नॉर्मल सी चीज़ है, और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट वाला मैं एक और आपको बता दूंगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो ये नॉर्मल आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की जो है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की, उसका मैं एक अलग से एक लेसन में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, ठीक है। धन्यवाद।